नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद HK। मैं लेके आया हूँ मनोविज्ञान के लिए आज इकाई 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, यहाँ पर प्रश्न नंबर पहला है मिलान कीजिए, जिसमें 2 खंड दिए गए हैं, खंड अ और खंड ब। तो हमें इसका मिलान करना है। पहला है बुलिमिया। तो बुलिमिया देखिए इसमें क्या हो सकता है। बुलिमिया होता है भोजन ग्रहण करने संबंधी समस्या है बुलिमिया। दूसरा है एनोरेक्सिया नर्वोसा। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा बताइए इसमें क्या होगा। एनोरेक्सिया नर्वोसा है स्वयं को भूखा रखकर दुबला करने का कठिन प्रयास। फिर तीसरा है बिंगी आहार विकार। तो बिंगी आहार विकार है ज़रूरत से ज़्यादा आहार ग्रहण। चौथा है प्रोजेरिया। तो प्रोजेरिया हो जाएगा ये पहला नंबर वाला, कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण। तो देखिए इसमें क्या क्या पॉइंट बन रहे हैं, इसमें मिल कैसे रहे हैं। पहला है बुलिमिया, तो बुलिमिया के लिए हैं 2 नंबर। फिर एनोरेक्सिया नर्वोसा के लिए है 3 नंबर। बिंगी आहार विकार के लिए 4 नंबर और प्रोजेरिया के लिए 1 नंबर। 2 3 4 1, 2 3 4 1। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में हो रहा है। पहला ऑप्शन है 1 2 3 4 गलत। दूसरा है 2 3 4 1, ये लगभग ये सही है। 4 3 2 1 गलत है, ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब। प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाते पढ़ाते व्यक्ति को सरकारी नौकरी पाने में आसानी रहना यह कैसा अधिगम है। तो पहला है क्षैतिज अंतरण, दूसरा है ऊर्ध्व अंतरण, तीसरा है अनुक्रमिक अंतरण, चौथा है द्विपक्षीय अंतरण। तो प्रश्न नंबर 2 का आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, ऊर्ध्व अंतरण। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रशिक्षण एवं अभ्यास संबंधित हैं संज्ञानात्मकवाद से, व्यवहारवाद से, निर्मितवाद से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसमें प्रश्न नंबर 3 का आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा व्यवहारवाद। प्रशिक्षण और अभ्यास पर बल किसने दिया है। थॉर्नडाइक ने दिया है विशेष रूप से। और पावलोव और ये सब व्यवहारवादी थे, इनके सिद्धांतों में प्रशिक्षण और अभ्यास ही करा जाता था। प्रश्न नंबर 4 है मिलान कीजिए। एक प्रश्न पहले और आ चुका है मिलान कीजिए का, और अभी और मैंने प्रश्न बनाया है मिलान कीजिए का। मेरे इन प्रश्नों का उद्देश्य एक ही है कि आपको एक ही प्रश्न के अंदर 4 प्रश्न याद जाते हैं। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 4। पहला है समरूप तत्व का सिद्धांत। तो यहाँ अपने को बताना है किस वैज्ञानिक ने दिया है। तो इसका हो जाएगा थॉर्नडाइक। दूसरा है सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो सामान्यीकरण का सिद्धांत दिया है CH जेड ने। फिर आता है पक्षांतर सिद्धांत, ये दिया है गेस्टाल्टवादी कोपका, कोहलर, वर्दीमर। चौथा है आदर्श मूल्य का सिद्धांत। तो ये है WC वागले। तो पहले में 2 नंबर है, दूसरे में 3 नंबर हैं, तीसरे में 1 नंबर हैं और चौथे में 4 नंबर। 2 3 1 4। पहला गलत है, 2 3 4 1 गलत है। दूसरा है 2 3 1 4 बस सही है। प्रश्न नंबर 5वां देखते हैं। इसमें शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखने के बाद एक बालक शंकु आकार तंबू बनाने के लिए आवश्यक कपड़े का मापन ज्ञात करने में समर्थ होता है। उसके अधिगम की प्रक्रिया किस दृष्टांत का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन पहला है शास्त्रीय अनुकूलन, दूसरा है क्रिया प्रसूत अधिगम, तीसरा है संबंधवाद और चौथा है अधिगम स्थानांतरण। तो देखिए इसमें क्या होगा। सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखने के बाद एक बच्चा है जो पहले शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करता है, सीखता है। उसके बाद उसी वह ज्ञान को वह अपने व्यवहारिक जीवन में उपयोग में ले रहा है। शंकु आकार का तंबू बनाने के लिए जो आवश्यक कपड़े का मापन ज्ञात करने में समर्थ हो जाता है, तो ये कहलाएगा अधिगम स्थानांतरण। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। जब पर्यावरण प्रभाव संज्ञानात्मक कारकों के साथ मिलकर अधिगम के लिए जिम्मेदार होता है, तो इस तरह के अधिगम को निम्न रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन है ऑपरेंट कंडीशनिंग, दूसरा है प्रयत्न और त्रुटि अधिगम, तीसरा है सामाजिक अधिगम, चौथा है क्लासिकल कंडीशनिंग। तो बताइए इसमें क्या आंसर होगा।
इसमें आंसर होगा, प्रश्न को थोड़ा वापस देख लेते हैं एक बार, ध्यान से पढ़िए। क्या कहा गया है? पर्यावरणीय प्रभाव। तो पर्यावरणीय प्रभाव संज्ञानात्मक कारकों के साथ मिलकर अधिगम के लिए जिम्मेदार होता है। तो पहला है पॉइंट मैंने यहाँ से पकड़ लेते, यहाँ से आंसर आ जाएगा पर्यावरणीय प्रभाव। अब पर्यावरणीय प्रभाव पर किसने बल दिया है? ऑपरेंट कंडीशनिंग में तो है नहीं, प्रयत्न त्रुटि थार्मोडायनामिक का उसमें है नहीं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत, अल्बर्ट बंडूरा का जो सिद्धांत था सामाजिक अधिगम सिद्धांत, उसमें उसने समाज के द्वारा, पर्यावरण के द्वारा सीखने पर बल दिया है। तो यह इसका आ जाएगा आंसर, ऑप्शन स, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। प्रश्न नंबर 7वां देखते हैं। एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ा रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है। यह एक उदाहरण है। आगमनात्मक तर्क, निगमनात्मक तर्क, अवधारणात्मक मानचित्रण और परिकल्पना परीक्षण। तो बताइए इसमें इस बार क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, आगमनात्मक तर्क। क्या कह रहा है? पहले विवरण समझा जा रहा है, उसके बाद छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने के लिए कह रहा है। मतलब यहाँ छात्र खुद स्पष्टीकरण करके निष्कर्ष निकाल रहे हैं। तो ये किस में आएगा? आगमनात्मक तर्क में आएगा। सीखना विकास की प्रक्रिया है, कथन किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन ए सिम्पसन, ऑप्शन बी वुडवर्थ, ऑप्शन सी डॉक्टर मैके और ऑप्शन ड योकम। तो 8वें का आंसर क्या होगा? 8वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब वुडवर्थ। ये वुडवर्थ का कथन है, सीखना विकास की प्रक्रिया है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो बताइए इसमें एक स्थान में कौन सा वैज्ञानिक ने कहा ऐसा? ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी पावलोव, ऑप्शन सी युंग, ऑप्शन डी पियाजे। तो इसका आंसर हो जाएगा पियाजे। पियाजे ने कहा था, पियाजे ने कहा था कि बच्चे क्या होते हैं? सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं, स्वयं वैज्ञानिक होते हैं जो खोज पड़ताल करके खुद अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। प्रश्न नंबर 10वां देखते हैं। इरोस शब्द संबंधित हैं जीवन मूल प्रवृत्ति से, मरण मूल प्रवृत्ति से, भय मूल प्रवृत्ति से और प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से। तो प्रश्न नंबर 10 में बताइए क्या होगा? इरोस का मतलब क्या है? इरोस है जीवन मूल प्रवृत्ति से। एक होती है इरोस और एक होती है थेनाटोस। थेनाटोस हो जाएगा मरण मूल प्रवृत्ति से। प्रश्न नंबर 11वां देखते हैं। प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है? क्या पूछा गया है? सक्रिय बद्धता मतलब सक्रिय बच्चों के सक्रिय होने का अर्थ का मतलब क्या है? बच्चे शिक्षक। पहला है याद करना, प्रत्यास्मरण करना, सुनाना। दूसरा ऑप्शन है शिक्षक का अनुकरण और नकल करना। तीसरा है जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना, वाद विवाद करना। चौथा है शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल करना। तो बताइए इसमें सक्रिय कौन से ऑप्शन के द्वारा पता चल रहा है कि बच्चा सक्रिय है? याद करना, प्रत्यास्मरण करना, सुनाना, ये इसमें बच्चा सक्रिय नहीं है। शिक्षक का अनुकरण कर रहा है, नकल कर रहा है, इसमें भी नहीं है क्योंकि अनुकरण नकल कोई सक्रिय नहीं है इसमें। जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना, विवाद विवाद करना, ये इसमें बच्चा एक सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं, शिक्षक द्वारा की उत्तर का नकल करना, नहीं ये भी गलत है। तो ऑप्शन स सही होगा इसका। प्रश्न नंबर 12वां देखते हैं। संपत्ति निर्माण का प्रथम सोपान है सामान्यीकरण, विभेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण और पृथक्करण। तो 12वें प्रश्न का आंसर बताना है अपने को। ऑप्शन इसका हो जाएगा स, प्रत्यक्षीकरण। संपत्ति निर्माण कब होता है? जब सबसे पहले प्रत्यक्षीकरण होता है, तो वो स्थिति होती है उसका हमारे को जब ज्ञान होता है, प्रत्यक्षीकरण होता है, तब जाके हमें संपत्ति निर्माण का प्रथम सोपान होता है उसका। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित करेगी? कैसे? आंतरिक रूप से। तो पहला ऑप्शन है प्रतियोगितात्मक परीक्षण से, दूसरा है व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने में और उनमें निपुणता पाने में मदद कर देकर, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर जैसे टॉफ़ी, उनमें चिंता और डर पैदा करके। तो बताइए इसमें आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करना पहले, फिर उनमें निपुणता पाने में उनकी क्या करना? मदद करना। प्रश्न नंबर 14वां देखते हैं।
शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। यह किसने कहा? एक कथन है। कथन क्या है कि शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो बच्चे में सीखने के लिए उत्सुकता जागृत करती है। यह किसने कहा है? तो ऑप्शन अ क्रोएनक्रो, ऑप्शन बी बीओ स्मिथ, ऑप्शन सी क्रॉनबैक, ऑप्शन डी हिलगार्ड। तो 14 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बीओ स्मिथ ने कहा है शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की बच्चे में उत्सुकता जागृत करती है। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। अधिगम प्रक्रिया में सही कड़ी का चयन कीजिए। अधिगम जो प्रक्रिया होती है उसमें जो हमें सही का क्रम चयन करना है। पहला है ऑप्शन लक्ष्य समायोजन प्रेरक परिवर्तन। दूसरा ऑप्शन है परिवर्तन लक्ष्य प्रेरक समायोजन। तीसरा ऑप्शन है प्रेरक लक्ष्य समायोजन और परिवर्तन। और चौथा ऑप्शन है समायोजन प्रेरक लक्ष्य परिवर्तन। तो ध्यान से इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सबसे पहले कोई भी व्यक्ति होता है तो वो सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करता है कि मुझे ये कार्य करना है। उसके बाद जब वो कार्य करना शुरू करता है तो उसको उस परिस्थिति वातावरण के साथ समायोजन करना पड़ता है। पहले नंबर, फिर दूसरे नंबर समायोजन करना पड़ता है। और जब समायोजन करता है तो कुछ प्रेरक होते हैं जो उसको आगे बढ़ने की प्रेरित करते हैं। अपने कार्य से वो जो संतुष्टि प्राप्त करता है, प्रेरक होते हैं उसके लिए। और उसके बाद धीरे धीरे उसके व्यवहार में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। तो क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन अ लक्ष्य समायोजन प्रेरक और परिवर्तन। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्रित करता है और उन्हें पढ़ता है। उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। तो वह कर रहा है सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन, सीखने के लिए आकलन और सीखने के समय आकलन। सीखने के समय आकलन। तो बताइए इसमें क्या आंसर होगा। प्रश्न को वापस पढ़ते हैं। कर देखिए, शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्रित करता है, उन्हें पढ़ता है, वो स्वयं पढ़ रहा है, उसके बाद योजना बना रहा है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह क्या कर रहा है? तो वह कर रहा है ऑप्शन स सीखने के लिए आकलन कर रहा है। वह कुछ सीख रह जाता है, कुछ सीख के फिर बच्चों को वापस आगे और उनको समझ उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वह समायोजित कर रहा है। वो सीख रहा है आगे और बच्चों को सिखाने के लिए। तो सीखने के लिए आकलन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। कॉल सैनी के अनुसार संकल्पना का पुनर्गठन क्या है? ऑप्शन अ व्यवहार, ऑप्शन बी शब्द, ऑप्शन सी चिंतन, ऑप्शन डी समस्याएं। तो प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चिंतन। चिंतन संकल्पना का पुनर्गठन है, ये इसकी एक परिभाषा है, उसमें कहा गया है। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? ऑप्शन अ थॉर्नडाइक, ऑप्शन ब वाटसन, ऑप्शन स अल्बर्ट बंडूरा, ऑप्शन ड जीन पियाजे। तो बताइए इसमें क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन स अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा ने जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था उसमें यही बताया था, उसने प्रयोग किया था, उसमें एक बेबी डॉल पे प्रयोग किया था जिसमें बताया गया था कि कुछ बच्चे जो है वो एक फिल्म दिखाई गई थी जिसमें प्रयोग में फिल्म दिखाई गई थी जिसमें कुछ बच्चे एक डॉल को मार रहे हैं, कुछ ऐसे कर रहे हैं। तो वो सामाजिक अधिगम बताया गया था कि बच्चे फिल्मों में जो दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार है उसको स्वयं सीख सकते हैं। इसलिए बच्चों के सामने अच्छे व्यवहार प्रदर्शित करना चाहिए जिससे वो अच्छा सीख सके। एक प्रोफेसर बीएफ स्किनर के नियमों के आधार पर एक परीक्षण का निर्माण कर रहा है। संपत्ति जो कि इस परीक्षण में केंद्र पर होगा वह होगा सूझबूझ, अनुकरण, अस्तित्व का कारण, पुनर्बलन, अनुसूचियाँ। तो बताइए इसमें 19वें प्रश्न का आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ड पुनर्बलन अनुसूचियाँ। किसका नाम है? स्किनर। तो स्किनर ने पुनर्बलन अनुसूचियाँ दी थी। पुनर्बलन पर प्रयोग इसी ने किया था वैज्ञानिक ने। ऑप्शन बी देखते हैं, प्रश्न बी देखते हैं सॉरी। टंकण कार्य या कंप्यूटर पर यदि निरंतर अभ्यास नहीं करते हैं तो भूल जाते हैं, यह किस सिद्धांत के अनुसार है?
पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार, स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार, बंडूरा के अवलोकन अधिगम सिद्धांत के अनुसार, और द है थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार। तो इसमें बताया गया है कि निरंतर अभ्यास नहीं करते हैं तो भूल जाते हैं। तो थॉर्नडाइक का एक सिद्धांत है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। तो यह उसी सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार। ये थे आज के प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें और कितने % सही हो रहे हैं कमेंट करें, और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे इस वीडियो को और आगे शेयर करें। धन्यवाद।